हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर अर्पणा दुबे। और हम चर्चा कर रहे हैं मनोविज्ञान विषय में बीए पार्ट 1 के सिलेबस की, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के अंतर्गत देख रहे हैं पर्सपेक्टिव्स ऑफ साइकोलॉजी। इसमें 7 पर्सपेक्टिव्स हैं, जिसमें से 2 पर्सपेक्टिव हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, बिहेवियरल पर्सपेक्टिव और साइको एनालिटिकल पर्सपेक्टिव। और आज के वीडियो में हम आगे के पर्सपेक्टिव देखेंगे, जिसमें है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव और इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। और ये जो है बीए पार्ट 1 के सिलेबस में है, लेकिन ये साइकोलॉजी के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल सिलेबस है। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को पहले हम 8 बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं, फिर इसका और डिटेल देखेंगे। इसमें पहला बिंदु है जैसे पर्सपेक्टिव का नाम, तो पर्सपेक्टिव है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। इसके प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर्स थे कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो। इन्होंने डेफिनेशन दी कि बिहेवियर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ इंटरनल पर्सनल ग्रोथ। वी आर नॉट प्रोडक्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट, वी ऑल हैव फ्री विल। यानी व्यवहार जो है वो आंतरिक व्यक्तिगत विकास का प्रतिबिंब है और हम अपने पर्यावरण का सिर्फ एक प्रोडक्ट मात्र नहीं है, बल्कि हम सभी की स्वतंत्र इच्छा है जो सर्वोपरि है और जिसको माना जाना चाहिए। इनका फोकस या केंद्र बिंदु था कि हाउ डू वी रीच आवर फुल पोटेंशियल और सेल्फ एक्चुअलाइज एंड व्हाट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम डूइंग दिस, कि हम अपनी पूरी क्षमता या आत्मबोध तक कैसे पहुंच सकते हैं और ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें ऐसा करने से रोकती है। इन्होंने सब्जेक्ट मैटर लिया यूनिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन को और सेल्फ कॉन्सेप्ट को, यानी मानव के अनूठे पहलू को और आत्म अवधारणा को। ये पर्सपेक्टिव इन्फ्लुएंस्ड था इंट्रोस्पेक्शन एंड बिलीफ इन फ्री विल में, यानी आत्मनिरीक्षण और स्वतंत्र इच्छा के लिए विश्वास रखने पर। डिटर्मिनेंट ऑफ बिहेवियर इन्होंने माना कि बिहेवियर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय सेल्फ कॉन्सेप्ट, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड पर्सनल ग्रोथ नीड्स, यानी व्यवहार जो है आत्म अवधारणाओं, पारस्परिक संबंधों और व्यक्तिगत विकास की ज़रूरतों से प्रभावित होता है। ओवरव्यू इन्होंने पर्सपेक्टिव का माना कि पीपल मेक फ्री एंड कॉन्शियस चॉइसेस बेस्ड ऑन देयर यूनिक एक्सपीरियंसेस। लोग अपने अनोखे अनुभवों के आधार पर स्वतंत्र और सचेत विकल्प बनाते हैं, ऑल्टरनेटिव्स बनाते हैं। इस पर्सपेक्टिव में ह्यूमंस की यूनिकनेस, उसकी ग्रोथ, सिलेक्शन और मेंटल हेल्थ की कैपेसिटी पर बल डाला गया और उसे एक्सीलेंट और ग्रोथ करने वाले ऑर्गेनिज्म के रूप में देखा जाता है। ये भी माना जाता है कि मनुष्य बेसिकली कॉन्शियस और क्रिएटिव होता है और उसमें ग्रोथ करने की इनबॉर्न विल यानी जन्मजात इच्छा होती है। इस अप्रोच के प्रमुख समर्थक थे अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स। इनका मत था कि मनुष्यों में आत्मसिद्धि यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की इच्छा होती है और अपनी अंतःशक्ति यानी अपने पोटेंशियल को पहचानने की कैपेसिटी भी होती है और वास्तविकता और रियलिटी को समझकर व्यवहार करने की क्षमता भी होती है। मैस्लो ने मानव प्रकृति यानी ह्यूमन नेचर के पॉजिटिव साइड पर बहुत जोर दिया। उनका विश्वास था कि व्यक्ति में कॉन्शियस होकर रैशनल चॉइसेस करने की क्षमता होती है, उसी से उसकी ग्रोथ होती है और मेंटल हेल्थ भी अच्छी बनी रहती है। मैस्लो ने अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन की एक थ्योरी का भी प्रतिपादन किया, जो बहुत फेमस थ्योरी है, जिसमें उन्होंने आवश्यकताओं का एक हायरार्की बताया, जिसमें सबसे नीचे पायदान पर उन्होंने रखा दैहिक आवश्यकताओं को, फिजियोलॉजिकल नीड्स को। उसके ऊपर के पायदान पर रखा सुरक्षा आवश्यकताएं, सेफ्टी नीड्स। उससे ऊपर स्नेह आवश्यकता यानी लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड्स, फिर सम्मान की नीड्स, एस्टीम नीड्स, और सबसे ऊपर रखा आत्मसिद्धि यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को। उनका मानना था कि व्यक्ति में हाई लेवल की नीड्स का डेवलपमेंट तब होगा जब उसके नीचे लेवल की नीड्स की फुलफिलमेंट होती जाएगी। मैस्लो की तरह रॉजर्स ने भी ह्यूमन नेचर को बेसिकली उत्तम बताया। उनका मानना था कि अगर व्यक्ति को बिना किसी डिस्टर्बेंस के ग्रोथ करने दिया जाए तो वो बहुत खुश और मेंटली फिट रहेगा। रॉजर्स का ये भी मानना था कि हर व्यक्ति कुछ इननेट क्वालिटीज़ लेकर के पैदा होता है और फिर लाइफ का एम इन क्षमताओं को डेवलप करना ही बनाता है और लाइफ जीने के दौरान अपना सेल्फ एस्टीम भी बनाता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट भी बनाता है कि वो क्या है, क्या कर सकता है और क्या करना चाहता है। और अगर अपनी इनबॉर्न कैपेसिटीज़ के साथ उसका तालमेल बन जाता है तो खुद को सेल्फ डायरेक्टेड और फुली फंक्शनिंग पर्सन भी बना सकता है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव यानी संज्ञानात्मक दृष्टिकोण।
इसके प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर्स थे जीन पियाजे, एलिस, बेक, बंडूरा, नोम चॉम्स्की आदि। इन्होंने कुछ इस तरह की बिहेवियर की डेफिनेशन दी कि बिहेवियर इज़ ए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंटरनल थॉट्स। ह्यूमंस यूज मेंटल प्रोसेसेस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स टू डेवलप पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। कि व्यवहार जो है आंतरिक विचारों का परिणाम है। व्यक्तित्व विशेषताओं के विकास की समस्याओं को हल करने के लिए मनुष्य मानसिक प्रक्रियाओं का उपयोग करता है। इन्होंने फोकस इस बिंदु पर किया कि हाउ डू वी एनकोड, प्रोसेस, स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशंस। कि हम सूचनाओं की इनकोड, प्रोसेस और स्टोर कैसे करते हैं। सब्जेक्ट मैटर इन्होंने लिया थॉट्स को, मेंटल प्रोसेसेस को, इंटरप्रिटेशन ऑफ मेंटल इमेजेस, थिंकिंग, लैंग्वेज आदि को। यानी विचार, मानसिक प्रक्रिया, मानसिक छवियों की व्याख्या, सोच, भाषा आदि को। ये पर्सपेक्टिव इन्फ्लुएंस्ड था स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म एंड गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से। डिटर्मिनेंट ऑफ बिहेवियर थे कि बिहेवियर इज़ द रिजल्ट ऑफ आवर मेंटल इंटरप्रिटेशन ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस। व्यवहार हमारे अनुभव की हमारी ही मानसिक व्याख्या का परिणाम है। ओवरव्यू इन्होंने पर्सपेक्टिव का रखा कि परसेप्शन एंड थॉट्स इन्फ्लुएंस बिहेवियर। यानी प्रत्यक्षीकरण और विचार व्यवहार को प्रभावित करते हैं। दूसरी बात, पीपल आर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सेंटर्स। व्यक्ति जो हैं सूचना संस्करण का केंद्र हैं। तीसरी बात इन्होंने पर्सपेक्टिव में ओवरव्यू के रूप में रखी कि ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट फुल्ली अंडरस्टूड विदाउट एग्जामिनिंग हाउ पीपल एक्वायर, स्टोर एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। तो डिटेल में देखा जाए तो इस पर्सपेक्टिव में मानसिक प्रक्रियाओं यानी मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करने पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। इसमें मानव व्यवहार यानी ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए यह जानने की कोशिश की जाती है कि बिहेवियर से पहले क्या हुआ था और बाद में क्या हुआ। इस पर्सपेक्टिव का मानना है कि बिहेवियरिज्म की मान्यता की तरह सिर्फ स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स को ही नहीं माना जा सकता, बल्कि जब व्यक्ति के सामने कोई स्टिमुलस आता है तो पूरी एक प्रोसेस होती है जिसके बाद बिहेवियर या रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। जैसे पर्सन पहले स्टिमुलस का परसेप्शन करता है, फिर उसे याद करता है, मेमोराइज करता है, फिर उसे ऑर्गेनाइज करता है, फिर उसके बारे में थिंकिंग करता है, फिर एनालिसिस करता है यानी विश्लेषण करता है, फिर डिसीजन लेता है, तब वो रिस्पॉन्ड करता है या बिहेवियर करता है। यानी एक पूरी कॉग्निटिव प्रोसेस जिसमें परसेप्शन, थिंकिंग, मेमोरी, लैंग्वेज, डिसीजन और अन्य प्रोसेसेस होती हैं, उसके बाद ही कोई रिस्पॉन्स या बिहेवियर सामने आता है। यहाँ कॉग्निटिव प्रोसेस को हम एक कंप्यूटर प्रोसेसिंग जैसा भी मान सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है, वैसे ही कॉग्निशन में भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के बाद ही बिहेवियर सामने आता है। यानी पर्सपेक्टिव की एक विशेष बात ये भी है कि व्यक्ति पूरी तरह तर्कसंगत निर्णय करके यानी रैशनलाइज्ड डिसीजन के बाद ही बिहेवियर को करे तो सही व्यवहार सामने आता है। ऐसा इस पर्सपेक्टिव में समझाया गया। अब देखते हैं बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इसमें बिहेवियर के लिए बायोलॉजिकल बेस को बेसिक आधार माना गया। इसके कंट्रीब्यूटर्स थे जेम्स वोल्स, रॉजर स्पेरी, डेविड हबल, टॉर्स्टन वीजल आदि। इन्होंने डेफिनेशन दी कि बिहेवियर इज़ अ रिजल्ट ऑफ इंटरप्ले ऑफ फंक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड बायोलॉजी। कि व्यवहार जो है वो तंत्रिका तंत्र और जीव विज्ञान के परस्पर क्रिया का परिणाम है। फोकस बिंदु इन्होंने रखा कि हाउ डू द बॉडी एंड ब्रेन इनेबल बिहेवियर। कि शरीर और मस्तिष्क कैसे सक्षम व्यवहार को करते हैं। सब्जेक्ट मैटर था फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। मानव और जानवरों में व्यवहार का शारीरिक आधार। दूसरी बात कि नर्वस सिस्टम, ग्लैंड्स, हार्मोन्स एंड जेनेटिक फैक्टर्स। कि तंत्रिका तंत्र, ग्रंथियां, हार्मोन और आनुवंशिक कारक कैसे बिहेवियर के लिए बेस बनते हैं। इन्फ्लुएंस्ड था ये पर्सपेक्टिव एसोसिएशनलिज्म और न्यूरोसाइंस से, यानी सहचार्यवाद और तंत्रिका विज्ञान से। डिटर्मिनेंट ऑफ बिहेवियर के पॉइंट में इन्होंने रखा कि बिहेवियर इज़ डिटरमाइंड बाय ब्रेन स्ट्रक्चर्स एंड केमिकल्स एंड इनबॉर्न रिस्पॉन्सेस। कि व्यवहार जो है मस्तिष्क संरचनाओं, रसायनों और जन्मजात प्रतिक्रियाओं द्वारा निर्धारित होता है। ओवरव्यू था कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस एंड वी आर कंप्लीट बायोलॉजिकल सिस्टम दैट रिस्पॉन्ड टू बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। यानी जैविक प्रक्रियाएं जो हैं व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करती हैं।
स्मोकिंग के एग्जाम्पल को इस पर्सपेक्टिव में ऐसे देखेंगे कि इज स्मोकिंग इज़ अ डिसीज़, व्हाट रोल डज जेनेटिक्स प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ स्मोकिंग एंड हाउ डज स्मोकिंग अफेक्ट द ब्रेन। कि क्या धूम्रपान एक बीमारी है, धूम्रपान के विकास में आनुवांशिकता क्या भूमिका निभाती है और धूम्रपान मस्तिष्क को कैसे प्रभावित करता है। डिटेल में देखें तो इस पर्सपेक्टिव का बेसिक है कि व्यवहार का एक जैविक आधार यानी बायोलॉजिकल बेस होता है और व्यवहार और मेंटल प्रोसेसेस को समझने और उनकी व्याख्या करने या एक्सप्लेन करने के लिए बायोलॉजिकल प्रोसेस और आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी की अहम भूमिका बताई गई है। नॉर्मल पर्सन हो या एबनॉर्मल पर्सन, उसके थिंकिंग, इमोशंस और बिहेवियर की स्टडी करने के लिए बायोलॉजिकली ओरिएंटेड साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वे व्यक्ति के ब्रेन, सेंट्रल न्यूरो सिस्टम के स्ट्रक्चर, न्यूरॉन्स की वर्किंग, न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन्स की बैलेंसिंग, जीन्स और क्रोमोसोम्स वगैरह का डीप स्टडी करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर का ज़रूरत से ज़्यादा या कम निकलने का रिलेशन बहुत सी मेंटल डिसीजेज़ जैसे स्किज़ोफ्रेनिया और डिप्रेशन आदि से होता है। तो मेडिसिन्स का यूज़ करके ब्रेन में बायोकेमिकल का बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है ताकि व्यक्ति को इन मानसिक बीमारियों से दूर किया जा सके। नेक्स्ट पर्सपेक्टिव है इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव यानी विकासवाद का दृष्टिकोण, जो कि बेसिकली डार्विन के विकासवाद पर आधारित है। इसके प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर्स थे डेविड बस, मार्टिन डेली, मार्गो विल्सन, जॉन टूबी आदि। इन्होंने व्यवहार की डेफिनेशन दी कि बिहेवियर इज़ द रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन, यानी व्यवहार जो है विकास का परिणाम है। फोकस इन्होंने किया कि हाउ डू द इवोल्यूशन इज बेसिस ऑफ बिहेवियर, यानी इवोल्यूशन विकास बिहेवियर का कैसे आधार है। सब्जेक्ट मैटर लिया इवोल्यूशनरी बेसिस ऑफ बिहेवियर इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, मनुष्यों और जानवरों में व्यवहार का विकासवादी आधार, और फिजिकल ट्रेट्स और सोशल बिहेवियर, शारीरिक लक्षण और सामाजिक व्यवहार। ये पर्सपेक्टिव इन्फ्लुएंस्ड था चार्ल्स डार्विन और इवोल्यूशन से, चार्ल्स डार्विन और विकासवाद से। डिटर्मिनेंट ऑफ बिहेवियर ये मानते थे कि बिहेवियर इज़ डिटरमाइंड बाय नेचुरल सिलेक्शन, व्यवहार प्राकृतिक चयन द्वारा निर्धारित होता है। ओवरव्यू इन्होंने रखा एडेप्टिव ऑर्गेनिज्म सर्वाइव एंड ट्रांसमिट देयर जीन्स टू फ्यूचर जनरेशंस, अनुकूली जीव जीवित रहते हैं और अपने जीन को भावी पीढ़ी को पहुंचाते हैं। दूसरी बात, बिहेवियर हैज़ डेवलप्ड एंड अडेप्टेड ओवर टाइम, व्यवहार जो है समय के साथ विकसित और अनुकूलित होता है। स्मोकिंग के एग्जाम्पल को लें तो ये पर्सपेक्टिव कहता है इज स्मोकिंग इज़ अ एडेप्टेड बिहेवियर, हाउ डज दिस बिहेवियर डेवलप्ड, क्या धूम्रपान अनुकूलित व्यवहार है और यह व्यवहार कैसे विकसित होता है। इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव डार्विन के विकासवाद से प्रभावित है, जिनका मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। उन्होंने प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था, जिसकी मुख्य धारणा थी कि जीवों में विभिन्नता होती है, वेरिएशंस होते हैं और उपयोगी विभिन्नता ही जीव अस्तित्व संघर्ष में जीवित रहने में समर्थ होती है। यानी इस पर्सपेक्टिव की मेन बात थी व्यवहारात्मक और मानसिक अनुकूलता यानी बिहेवियरल एंड मेंटल एडेप्टेशन। इस पर्सपेक्टिव के अनुसार अभी जो ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ हैं, मानव क्षमताएं हैं फिजिकल और मेंटल, वो हज़ारों सालों से गुजरकर आज व्यक्ति के अनुकूली उद्देश्यों को पूरा करने के लायक बन सकी हैं। निस्बेट के अनुसार ये पर्सपेक्टिव इस बात पर बल देता है कि विभिन्न प्रकार के एनवायरमेंटल दबावों यानी प्रेशर्स के होते हुए भी मनुष्य किस तरह से विकसित हुआ, कैसे समस्याओं को हल करते करते नए समाधानों को खोजते हुए उसने सरवाइव किया और कैसे उन व्यवहारों को अनुकूलित किया यानी अडेप्ट किया जो उसके ज़िंदा रहने के लिए आवश्यक थे। इस पर्सपेक्टिव के मनोवैज्ञानिक ये स्टडी करते हैं कि मनुष्य के जन्मजात गुण और प्रवृत्तियाँ यानी इन्नेट ट्रेट्स व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। अब है सोशियो कल्चरल या क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव। इसके मेन कंट्रीब्यूटर थे लेव वाइगोत्स्की। इस पर्सपेक्टिव की डेफिनेशन थी कि बिहेवियर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोशल ग्रुप्स एंड कल्चर्स, कि व्यवहार जो है सामाजिक समूहों और संस्कृतियों के नियमों और अपेक्षाओं से प्रभावित होता है। फोकस बिंदु था हाउ डू बिहेवियर एंड थिंकिंग वेरी अक्रॉस सिचुएशंस एंड कल्चर्स, कि परिस्थितियों और संस्कृतियों में व्यवहार और सोच कैसे भिन्न भिन्न होते हैं।
सब्जेक्ट मैटर था एथेंटिसिटी, जेंडर, कल्चर, रिलीजन, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, यानी जातीयता, लिंग, संस्कृति, धर्म, सामाजिक और आर्थिक स्थिति। ये पर्सपेक्टिव इन्फ्लुएंस्ड था सोशल, एनवायरमेंटल एंड क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी से, सामाजिक, पर्यावरण और क्रॉस सामाजिक मनोविज्ञान से। डोमिनेंट ऑफ बिहेवियर इसमें था कि बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर, सोशल नॉर्म्स, एक्सपेक्टेशंस एंड बाय सोशल लर्निंग, यानी व्यवहार संस्कृति, सामाजिक मानदंडों, अपेक्षाओं और सामाजिक शिक्षा से प्रभावित होता है। ओवरव्यू था सोशियो कल्चरल, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्रिएट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक और मनोवैज्ञानिक कारक व्यक्तिगत अंतर पैदा करते हैं। दूसरी बात, पीपल आर सोशल एनिमल्स, ह्यूमन बिहेवियर इज इंटरप्रिटेड इन इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट। लोग सामाजिक प्राणी हैं, मानव व्यवहार की व्याख्या उसके सामाजिक संदर्भ में की जाती है। इसे एग्जाम्पल में लें तो हाउ डज स्मोकिंग डिफर बिटवीन कल्चर्स, व्हाट यूनिक प्रेशर ऑफ अ पर्टिकुलर कल्चर कंट्रीब्यूट टू स्मोकिंग, कि विभिन्न संस्कृतियों में धूम्रपान कैसे भिन्न है, किसी विशेष संस्कृति का कौन सा विशेष दबाव धूम्रपान में योगदान देता है। डिटेल में देखें तो इस पर्सपेक्टिव में मानव व्यवहार यानी ह्यूमन बिहेवियर पर पड़ने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों या सोशल एंड कल्चरल इफ़ेक्ट्स को स्टडी किया जाता है, क्योंकि इन इफ़ेक्ट्स का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर पड़ता है। जनरली ऐसा देखा जाता है कि किसी अन्य कल्चर में पले बढ़े व्यक्तियों के व्यवहार और एक्सप्रेशंस को हम ठीक से समझ नहीं पाते, क्योंकि हम उनके सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को यानी कल्चरल बैकग्राउंड को ठीक से नहीं जानते हैं। तो सीधा मतलब है कि किसी के व्यवहार को ठीक से समझने के लिए उसके सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट को भी समझना ज़रूरी है। आज के वीडियो में इतना ही। नए टॉपिक के साथ आपसे नए वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि नई अपडेट्स आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहें। थैंक यू।